गुड मॉर्निंग क्लास 7। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है पाइथन चैप्टर का। जो चैप्टर नंबर 6 आपका स्टार्ट हुआ था रिव्यू पाइथन, उसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो सारा बताया था। अब इस वीडियो से पाइथन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग का कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, आपके सामने जो बना हुआ है ये लिखा हुआ है हैश WAP टू ऐड टू नंबर, फिर A इज़ इक्वल टू 10, B इज़ इक्वल टू 20, C इज़ इक्वल टू A+B, प्रिंट एडिशन इज़ इक्वल टू C। ठीक है, ये एक पाइथन प्रोग्राम है। देखो प्रोग्रामिंग क्या होती है, मैंने वो बताया था कि जब भी हम लोग कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं किसी भी मशीन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग का सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक है, उस तरह की प्रोग्रामिंग यहाँ आपको नहीं करनी है। आपको तो बस एक उसकी बेसिक चीज़ें जाननी है, क्योंकि उस तरह की प्रोग्रामिंग आपके लेवल पे या किसी भी क्लास 12th लेवल पे हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ जो लोग बीटेक करते हैं या जो लोग MCA करते हैं, BCA करते हैं, उस तरह की प्रोग्रामिंग वही लोग कर पाते हैं जब लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। अभी आपको सिर्फ उसकी ABCD समझनी है कि प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, किस तरह से हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आपको यहाँ पर इस क्लास में छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने होंगे। वैसे बड़े प्रोग्राम नहीं बनाने होंगे जिनसे कि आपको वॉशिंग मशीन अपने आप से ऑन हो जाए, अपने आप से स्टार्ट हो जाए, अपने आप से चलने लगे, ऐसे नहीं। ऐसे प्रोग्राम आपके लेवल के हिसाब से नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल पे ही बन सकते हैं। जो गेम्स होते हैं, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में जो गेम होते हैं वो भी इसी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके बनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो पाइथन का यूज़ करके बनाए गए हैं। ठीक है, नाम तो नहीं याद है, लेकिन बहुत सारे गेम्स में पाइथन का या किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो उसमें होता कैसे है वो चीज़ देखो यहाँ पर है। देखो ये एक प्रोग्राम बना हुआ है, छोटा सा यहाँ पर है कि हमको 2 नंबर हैं हमारे पास, उन दोनों नंबर को हमको ऐड करना है। ठीक है, ऐड हम लोग मैथमेटिकली नहीं करेंगे, हम इसका एडिशन प्रोग्रामिंग से करेंगे। देखो जितने भी प्रोग्राम आपको मैं बताऊंगा, ये जो आपके सामने बना हुआ इसको एक प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, यही प्रोग्राम्स के कलेक्शन से एक सॉफ्टवेयर बनता है। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको उसी तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम बताए जाएंगे जो आप मैथमेटिक्स में बना चुके हैं। मैथमेटिक्स से कोरिलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई छोटी क्लास के बच्चों को मैथ्स के बारे में पता होता है, वो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उनको आइडिया होता है। तो इसलिए जो प्रोग्राम होते हैं जो आपको पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताए जाएंगे, वो ऐसे ही बताए जाएंगे जो मैथ से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी आगे भी बताएंगे तो जो मैथ से रिलेटेड होंगे, जिससे वो बच्चे जल्दी अडॉप्ट कर, जल्दी उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे आजकल आप लोग टीवी पे देखते हो कि ऐड आता है कि वो कोई मतलब कंपनी है जो छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा रही है। देखो वो सब भी चीज़, तो वो प्रोग्रामिंग इसीलिए सिखा रहे, मतलब इस तरह के जो कोर्सेज चल रहे हैं कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओ और प्रोग्रामिंग सीखो और ऐप बनाओ, वो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्रामिंग सीख के कोई छोटा बच्चा ऐप बना लेगा। वो कहीं लाखों में एक ऐसा बच्चा होगा जिसकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत हाई होगी, तो वही बना सकता है। जनरल बच्चों के लिए वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब तक वो सारे सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, सारे सब्जेक्ट की बारीकियों को नहीं समझेंगे, तब तक वो प्रोग्रामिंग को नहीं सीख पाएंगे। जब तक आपको मैथ की अच्छी से नॉलेज नहीं हो जाएगी, तब तक आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं प्रोग्रामिंग की, जिससे कि जब आप बड़ी क्लास में जाओ तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो इस चीज़ से, आपको पता हो कि हाँ ये आप देखते जान जाओगे कि हाँ ये तो हमने पढ़ी हुई है पहले से। जैसे क्यू बेसिक है, क्यू बेसिक आपने क्लास 6 में थोड़ी सी पढ़ी थी, तो उसको आपको कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ टर्म याद हैं, कुछ चीज़ें कैसे रन कराते थे, कुछ चीज़ें आप लोगों को याद होंगी। जब आपको फिर से पढ़ने को मिलेगी तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा कि हाँ पहले से देखा है क्या है। वही उसी तरीके से पाइथन भी 6, 7, 8 में इसी से पढ़ाई जाने लगी है। क्योंकि अगर मान लो आप बड़े होकर आप लोग क्लास 9, 11, 12 में 9, 10 में भी पाइथन का यूज़ होता है, तो वहाँ तक भी पढ़नी 10 तक तो आपको पाइथन पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद अगर उनमें से जो भी बच्चे मैथ लेकर कंप्यूटर लेकर आगे पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत ना आए, इसके लिए मेन वो चीज़ें होती है कि उनको उसको पढ़ाने में दिक्कत ना हो। तो मेन रीज़न यही होता है इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के पीछे। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की जो आगे बना हुआ है। ये एक पाइथन प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम इसी तरह से होते हैं। ठीक है, इनको याद नहीं किया, इनको मतलब अभी तो आप लोग छोटे हो तो आप लोगों को तो याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से, कि लाइन बाय लाइन किस तरीके से की हैं। अब हम लोग बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन से प्रोग्रामिंग के टच में है, तो हमें याद नहीं करना पड़ता, हमें पता है कि ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, कि इस सारी चीज़ों का यूज़ करके हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जो लिखा हुआ हैश वैप टू ऐड टू नंबर। ठीक है, वैप का मतलब होता है राइट, ये वैप का मतलब है राइट अ प्रोग्राम, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, को शॉर्ट फॉर्म में हमने वैप कर दिया है। ठीक है, वैप उसको ऐसे लिखा ही जाता है, एक लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर 2 नंबर को ऐड कराया जा रहा है और उन दोनों नंबर का एडिशन डिस्प्ले कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एडिशन हम नहीं करेंगे, ये एडिशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, लेकिन ये प्रोग्राम हमें एज इट इज़ लिखना होगा।
तो ए यहाँ पर एक सबसे पहले आप लोगों को मेन चीज़ जानने की ज़रूरत होती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या 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 होते हैं। ठीक है, क्लास 6 में आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, ठीक है, और क्लास 7 में भी अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में जो आप देखते हो एक्स वाई जेड में वैल्यूज़ आती हैं, तो ये जो एक्स वाई जेड जो भी हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर में, ये सब होते हैं वेरिएबल। ठीक है, और जो हमारे नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 है, 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में आप 1, चाहे आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा हो चाहे क्लास 10 में पढ़ा हो, 1 की वैल्यू हर जगह 1 रहती है। लेकिन आप लोगों को याद होगा अलजेब्रा में बहुत जगह पे हम लोग वेरिएबल मानते हैं एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग होने के लिए ही उसको वेरिएबल का मतलब जो वेरी करता है, मतलब जो चेंज होता है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जो चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे ये है 10 है 20 है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ए बी सी डी है, ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं। किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू कुछ होगी, किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू कुछ और होगी, बी की वैल्यू कुछ होगी। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिन चीज़ों की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ऐसी मैथमेटिकल चीज़ें, मैथमेटिक्स में यूज़ की जाने वाली ऐसी चीज़ें, उनको बोलते हैं वेरिएबल। और जो भी हमारे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स हैं उनको बोलते हैं कांस्टेंट। उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 नंबर हैं ए और बी, उन दोनों में पहले से एक वैल्यू पड़ी हुई है। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, और फिर उनको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो एक नया नंबर जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ उस नए नंबर को जनरेट तो होगा ही, साथ में उसको सेव किया जाएगा एक तीसरे वेरिएबल में। यहाँ पर 3 वेरिएबल को यूज़ किया गया है। कारण ये है कि 2 वेरिएबल में तो पहले से वैल्यू हमने दी है कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है। तीसरा जो अब जब इनका एडिशन होगा तो उससे भी एक कांस्टेंट जनरेट होगा भाई, उसकी एक वैल्यू आएगी, उसको भी हमको यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। यहाँ पर यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। हम इसका जो आउटपुट आ रहा, जो उसको ऐड करने पे आएगा 30, उसको हम डायरेक्ट नहीं डिस्प्ले करा सकते, उसके लिए भी हमें वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक सी एक अलग से वेरिएबल माना गया है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि ए प्लस बी में जो भी वैल्यूज़ है वो ऐड होगी, और सी में और उसका एडिशन जो भी आएगा वो सी में सेव हो जाएगा। और फिर प्रिंट एडिशन इज इक्वल टू से, ये जो प्रिंट होता है ये एक स्टेटमेंट होता है जब हमको कोई चीज़ प्रिंट करानी होती है। यहाँ प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ हम देंगे वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाती है। ये कैसे होता है, जब ये प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रोग्रामिंग समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक क्लास में नहीं बता देंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, कैसे बनता है, तब तक वहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। जब वहाँ बनाएंगे तो वहाँ होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है इसका, उसमें सिर्फ इसको रन कराना होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं काम होता है। प्रोग्राम बनाने का काम जो होता है वो पेज पे ही होता है या कॉपी पे ही होता है। अगर आप कॉपी पे प्रोग्राम बनाना नहीं आएगा तो कंप्यूटर पे आप कुछ नहीं कर सकते। कंप्यूटर पे सिर्फ उसे हमें रन करा के देखना है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है, रन कराने का मतलब वहाँ हम टाइप करके चेक करेंगे कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो सही है या गलत है, कहीं हमसे कोई भूल चूक तो नहीं हो गई है, क्योंकि इसमें हर चीज़ की वैल्यू है। यहाँ पर आपको जो ये ब्रैकेट वैकेट दिख रहा है प्रिंट के आगे, इन सब की वैल्यू है। अगर इनमें से एक भी गलत हुआ तो ये प्रोग्राम नहीं काम करता है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा बने हुए हैं इसकी भी अपनी वैल्यू है, जो कॉमा लगा है इसकी भी अपनी वैल्यू, यह जो सी लिखा है बाहर उसकी भी अपनी वैल्यू है। हर चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट तक की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर 2 पॉइंट लगाए जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट की भी वैल्यू होती है, उनकी भी अपनी एक ज़रूरत होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो इसी प्रोग्रामिंग में जैसे इसमें कोई गलती नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने प्रोग्राम लिखा है इसमें अगर हम एक भी चीज़ में मिसिंग कर जाएंगे तो वो प्रोग्राम में कहीं ना कहीं एरर आने लगती है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हो या उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी कह सकते हो, क्योंकि इसी वजह से प्रोग्रामिंग इतनी सही तरीके से काम करती है, क्योंकि इसमें हर चेंजेस हम इजीली नहीं कर सकते। अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है उस पर असर आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऐड हो रहे हैं ए और बी, और फिर उन दोनों का एडिशन जो है वो सी में जाके सेव हो रहा है। फिर प्रिंट कराया गया। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ होता है कि प्रिंट के अंदर जो चीज़ हम डालते हैं वो हमारी आउटपुट स्क्रीन अलग स्क्रीन आती है, वो जब प्रैक्टिकल वीडियो में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आउटपुट जो आएगा वो आएगा 30, बल्कि इस तरह से भी नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा। एग्जैक्ट आउटपुट ये होगा, एडिशन इज इक्वल टू 30। जो चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है, प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर जो चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी रहती है वो एग्जैक्टली वहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले होती है।
जो सी है वो आप ध्यान दीजिए वो डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, इसीलिए यहाँ पर वहाँ पर सी नहीं प्रिंट होगा, सी की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। यहाँ हमने एडिशन के बाद प्रिंट ब्रैकेट में एडिशन इज इक्वल टू फॉर्मा लगा के सी लिखा है, तो वहाँ सी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि सी डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। तो सी की वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली जाकर वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ हम देते हैं वो एज इट इज हमारी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम था 2 नंबर ऐड करने का, आप ही की बुक का है, अलग से नहीं बताया मैंने, इसीलिए बहुत ऐसे वो आपकी बुक में यहाँ पर पेज नंबर 66 पर वेरिएबल आप समझाया गया है, उसी में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है मल्टीप्लाई का, तो मैंने मल्टीप्लाई करना बना के यहाँ पर एडिशन का प्रोग्राम बना दिया, जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ थोड़ा सा अलग तरह से इसको किया गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा तो कुछ नहीं, जहाँ पर एडिशन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो अभी बताएंगे जब अभी को आपको और चीज़ें बता दें कि कैसे क्या होती है। देखो इसके बाद मैं ये बताने वाला हूँ कि क्यों पाइथन का यूज़ ज़्यादा बढ़ा, क्यों अदर लैंग्वेजेस को उतना नहीं यूज़ किया जाता है। अभी मैं 2 और लैंग्वेजेस में सेम प्रोग्राम बनाऊंगा, एक ही तरह का प्रोग्राम, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको यूज़ करते हैं उसको नहीं यूज़ करते हैं, बाकियों का यूज़ क्यों कम हो गया और पाइथन का यूज़ क्यों बढ़ता चला गया। देखो मैंने 3 प्रोग्राम बनाए हुए हैं। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में बना हुआ है, ठीक है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो है वो है सी लैंग्वेज में, जिसमें लिखा हुआ है #include studio.h #include conio.h, ये सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बना हुआ है। जो मिडिल में बीचों बीच में बना हुआ प्रोग्राम है #include iostream.h, ये है C++ लैंग्वेज में, और जो सबसे लास्ट में राइट साइड में आपको प्रोग्राम दिख रहा है वो है पाइथन में। सेम प्रोग्राम, देखो तीनों प्रोग्राम का जो आउटपुट आ रहा है नीचे देखो, तीनों में OP लिखा हुआ है, O/P, ये आउटपुट है, मतलब इन प्रोग्राम से आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो तीनों प्रोग्राम का आउटपुट एक ही है, हेलो वर्ल्ड। सबसे पहला जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पढ़ोगे तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम बताया जाता है वो हेलो वर्ल्ड, कि हेलो वर्ल्ड उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, बताओ किस तरह से हेलो वर्ल्ड हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हेलो वर्ल्ड की जगह अगर आप SD कॉलेज प्रिंट करना चाहें तो SD कॉलेज भी प्रिंट कर सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हल्का सा चेंज करना होगा यहाँ पर। ये आपके स्कूल का नाम है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड की जगह पे SD कॉलेज प्रिंट कर दिया, कुछ नहीं, हमको SD कॉलेज एक प्रिंट करके दिखाना है प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पहले देखो फिर से अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ एक हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें आउटपुट स्क्रीन पे SD कॉलेज प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, कैसे चेंज किया वो आपने देखा। तो उसमें हो क्या रहा है, मतलब ये मैंने बनाया इसलिए कि आपको फ़र्क बता सके कि पाइथन का यूज़ क्यों बढ़ गया, क्यों पाइथन का यूज़ ज़्यादा होने लगा C और C++ की तुलना में। जब पाइथन नहीं था तब तो C++ यूज़ करते थे, C तो बहुत साल से यूज़ हो रही है, उसके बाद C++ स्टार्ट C++ भी यूज़ होने लगी, और बाद में पाइथन आई। तो बाद में जब पाइथन आई तो क्यों पाइथन ने इन दोनों को हटा दिया पूरी तरीके से, कारण यही था। देखो यहाँ पर देखो जो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो #include studio.h #include conio.h void main CLR SCR get ch printf SD कॉलेज। एक लाइन टाइप करने के लिए हमको इतना सारा कोड लिखना पड़ता है। देख रहे जितना आपको दिखाई दे रहा है ये इस कोड की जो printf वाली लाइन है इसको हटा दो तो बाकी जितना कोड लिखा हुआ है हर प्रोग्राम में इतना कोड हमको लिखना ही लिखना है। बाकी प्रोग्राम का कोड जो है वो अलग है, लेकिन इतना कोड हमको हर बार लिखना ही पड़ता है, और साथ साथ इसमें और भी चीज़ें जो आगे बढ़ती हैं तो उसमें और ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है।
सेम चीज़ C++ में भी वही हो रही है कि यहाँ पर लगभग दोनों एक जैसा मिलता जुलता है, बस यहाँ पर कुछ टर्म्स अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच की जगह IOStream.h है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारा कोड हमको जनरेट करना पड़ता था। एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाना है तो बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ती थी। और वही जब पाइथन में हम जाते हैं तो हमको SD कॉलेज प्रिंट कराने के लिए सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है, प्रिंट SD कॉलेज, और वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि पाइथन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर हमको कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। हम सेम प्रोग्राम जो C और C++ में बनाते थे उसको बनाना यहाँ पर इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत कम कोड लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, कम लाइन में ही हमारा काम चल जाता है। तो उससे कम लाइन में काम चल जाने से अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CLR SCR लिखा हुआ है इन दोनों प्रोग्राम में, उसके आगे सेमी कोलन लगा, कॉमा लगाकर ऊपर पॉइंट लगा, उसको सेमी कोलन बोलते हैं। आगे ये सब यूज़ होंगे, कॉमा लगा के उसके ऊपर पॉइंट लगा, उसको सेमी कोलन बोलते हैं। जब दो बिंदी लगी होती है, जैसे संस्कृत में आप लोग देखते हो वो कौन सी मात्रा होती है, हलंत क्या विसर्ग जो होता है, ठीक है, उसमें दो बिंदी, यहाँ पर भी वो यूज़ होगा, इसको यहाँ पे कोलन बोलते हैं। जब दो बिंदियाँ लगी, दो पॉइंट लगे होंगे ऊपर नीचे, उनको कोलन बोलते हैं। जब एक पॉइंट और एक कॉमा लगा होता है तो उसको सेमी कोलन बोलते हैं। ये सेमी कोलन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ऐसे नहीं लगाया, इसमें जितने भी चीज़ों ब्रैकेट बने हुए छोटे वाले और जो मिडिल ब्रैकेट बने हुए हैं ये सब कुछ एज इट इज़ लिखे जाते हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट का भी अपनी मीनिंग होती है, वो छोटे ब्रैकेट की भी मीनिंग होती है, वो कोलन की भी मीनिंग होती है, जो डबल कोट्स लगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं उनकी भी अपनी मीनिंग है, जो हैश लगा हुआ, हैश इंक्लूड, हैश का साइन बना हुआ है, इसकी भी अपनी मीनिंग होती है। तो ये सब लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं लगाते हैं प्रोग्राम में तो प्रोग्राम काम नहीं करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो चाहे C हो चाहे C++ हो, दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था। ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है सब कुछ लिखनी पड़ती थी। वही चीज़ जब हम लोग यहाँ पर देखो प्रोग्राम बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में, भाई जो ब्रैकेट लगे हैं उनको भी लाइन गिना जाएगा, ये 8 लाइन का प्रोग्राम है और वही काम वहाँ पर 1 लाइन में हो। तो ये 8 गुने का डिफरेंस है कि वो 8 गुना कोड उसने कम कर दिया। मतलब ये मैं एक ऐसे में ऐसे बता रहा हूँ, कोई ऐसा फिक्स कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दोनों लैंग्वेज में 8 गुने का फ़र्क है। ये तो मैंने ऐसे वर्बली बता दिया कि ये जो तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से पाइथन बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें हमें कम कोड लिखना पड़ता है। किसी भी तरीके का प्रोग्राम बनाना होगा हम कम से कम कोड में उस प्रोग्राम को बना लेंगे ईजिली बिना किसी दिक्कत के। तो ये बताने के पीछे वजह यही थी कि क्यों पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर्स पिछले वीडियो में जो कई सारे ऐप और सॉफ्टवेयर्स के नाम लिए थे वो सब पाइथन में इसीलिए बनाए जाने लगे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी बतानी है, इसमें आपको बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे तभी ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही नया है, आप लोगों ने पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो कुछ चीज़ें इसको हम बताते जाएंगे जल्दी, मतलब कई सारे वीडियो बना के, तो आपको क्लियर होगा कि ये क्या है, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर भी इसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो वो जब तक आपको पाइथन नहीं समझ में आएगी, जब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आएगी तब तक आपको आगे के चैप्टर भी नहीं समझ में आएंगे। फिर आगे चलकर भी ये सारे यूज़ होने हैं तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रोग्राम को ये तो मैंने ऐसे बना के आपको दिखा दिया, इसको सॉफ्टवेयर पे भी रन करा के दिखाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें बतानी है जो कि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे।